So today we start our lecture practical section with the qualitative organic analysis कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दिया हुआ है और आपने जो है वो बताना है कि उसके अंदर जो है वो क्या जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है और इवन नॉट ओनली द फंक्शनल ग्रुप बल्कि उसके अंदर जो है उसकी फॉर्मुलेशन। तो ये सारा जो है ये हम पिछले लेवल्स पे भी करते आए हैं। इस लेवल में और पिछले में ये फ़र्क है कि आप पहले सिंगल सिंगल कंपोनेंट का करते रहे थे और अब जो है वो हम यही चीज़ जो है वो आपको टू कंपोनेंट्स जो है वो दे दिए जाते हैं और उसको आपने मैनेज करना होता है। अब आपके पास सबसे पहले ये आपके आपके पास रेफरेंस है कि कहाँ से मैंने ये पीडीएफ जो है वो उठाया है। तो आपका इस एक्सपेरिमेंटल सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने नंबर 1 डिटरमिन करना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अननोन कंपाउंड बाय यूजिंग द क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन टेस्ट मीन जो आप किस तरह से स्कीम को फॉलो करते वक्त वे जो है आप वहाँ तक अपनी फाइनल जो है रिजल्ट या प्रोडक्ट तक पहुँचते हो। दूसरा है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ सिंथेटिक डेरिवेटिव और जो आप चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे आपको लगेगा कि आपका ये कंपाउंड है, आपने उसका डेरिवेटिव भी बनाना है और क्यों बनाना है उसका मकसद भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, पहला स्टेप क्या है, आपने उसका देखना है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। अगर आपका कंपाउंड जो है प्योर होगा तो ही आप उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जैसे हम आपको जो कंपाउंड देते हैं आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है टू कंपोनेंट मिक्सचर। टू कंपोनेंट मिक्सचर को जब आप पहला स्टेप क्या होता है कि आप उसको अलग करो। जब आप अलग करते हो समटाइम्स आपका अच्छी तरह से वो सेपरेट नहीं हो पाता, इसलिए एक के टेस्ट जो है वो कंपोनेंट के दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें हमने ये इंश्योर करनी है कि जो भी कंपाउंड आप सेपरेट करें उसको आप प्योरीफाई कर लें ताकि उनके जो टेस्ट हैं वो ओवरलैप ना करें। किस तरह से प्योरीफाई करेंगे ये भी टेक्निक्स हम डिस्कस करने लगे हैं। उसके बाद हमने उसका जो है फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि हमें पता चल जाए कि उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, फंक्शनल पार्ट क्या है। अब नेक्स्ट उससे अगला स्टेप क्या है, जब आपको ये भी पता चल गया कि ये क्या चीज़ है और आवाज़ आपको आ रही है? अच्छा, उसके बाद आपने जो चीज़ देखनी है वो क्या देखनी है कि आप जो भी कंपाउंड है उसको आप प्योरीफाई करके आपने अलग कर लिया। अब आपने उसको ये भी पता कर लिया कि इसमें फलाना फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो नेक्स्ट आपने उसमें स्टेप क्या करना है, आपने डेरिवेटिव जो है वो उसका बना के उसको कंफर्म करना है, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने रिजल्ट को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेके, यानी पहले आप कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेंगे देन आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देंगे। अब सबसे पहला स्टेप जो कि जहाँ पे आके मैंने देखा आप लोगों को थोड़ा सा मसला आ जाता है कि एक जो कंपाउंड्स हैं वो आपके सेपरेट तो आप कर लेते हैं लेकिन वो इम्प्योर होते हैं, यानी उनके अंदर एक का टेस्ट दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होता है। तो फिर अगर वो ओवरलैप करेंगे तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने श्योर करना है कि आपका जो कंपाउंड आपने सेपरेट किया वो प्योर है। उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप प्योरिफिकेशन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कंपाउंड की। उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये भी हम इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। इससे सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कंपाउंड वो प्योरीफाई किया जाता है और इसमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। समटाइम जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है उसको वाटर में दोबारा डिसॉल्व करके जो है वो उसके बाद उसको जो है ईथर के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर लेते हैं, या अल्कोहल्स के में उसको अल्कोहल के साथ भी हम इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। आगे जाके हमारे पास इसकी प्रॉपर टेक्निक्स आएंगी। इसके बाद डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन जो है वो लिक्विड सैंपल्स के लिए है जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 250 से ऊपर है। तो ये हम इस लैब लेवल पे
मतलब इस मिक्सचर एनालिसिस में नहीं करते, ये रिसर्च में हम करवाते हैं, या इसका सोलली जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है डिस्टिलेशन। मतलब ड्यूरिंग मिक्सचर आपके पास 3 घंटे में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से करें, लेकिन आपको इस टेक्निक का बेसिक जो है वो पर्पस आना चाहिए। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी रिसर्च लेवल पर जब भी अगर हम कंपाउंड्स को अलग करते हैं तो उसमें हमें लाजमी तौर पे कॉलम का यूज़ करना पड़ता है, और कॉलम बना के उसमें आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में सारा इसकी रेसिपी पढ़ी होगी कि किस तरह से कॉलम प्रिपरेशन की जाती है। तो कॉलम बना के जो है हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, और उसमें इवन उसका फ़ायदा ये है कि वो यूवी एक्टिव कंपाउंड्स के लिए भी जो है वो यूज़फुल है। इसके अलावा 7th सेमेस्टर में आप करेंगे एक टीएलसी भी आप करेंगे, उसके अंदर भी जो है वो यूवी एक्टिव कंपाउंड मौजूद है, जिसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आप सिंपल क्रोमेटोग्राफी करते हो ना, तो उसमें आप अगर तो आप इंक की कर रहे हो या किसी कलर्ड कंपोनेंट की कर रहे हो तो वो तो आपको नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आपका जो कंपोनेंट है उसका कोई रंग नहीं है, और उसमें उसको आप टीएलसी लगा रहे हो, या उसको आप फर्ज करें पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपने उस पे क्या करना होता है, लुकेटिंग एजेंट डाल दें ताकि आपको वो कलर नज़र आए, और फिर आप उसकी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें और वैल्यूज़ आप देख सकें। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास जब आप टीएलसी यूज़ करते हो तो टीएलसी में आपको लुकेटिंग एजेंट की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर यूवी एक्टिव कंपोनेंट मौजूद होता है। आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कलरलेस आपका जो भी सैंपल है उसके लिए हम यूवी लैंप की रोशनी में देखते हैं, और उसमें हमें जो है उसके स्पॉट्स नज़र आ जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ तक ये कंपोनेंट ट्रेवल किया है, या ये प्योर है या नहीं है। अच्छा, एक ही स्पॉट नज़र आए तो इसका मतलब होता है आपका सैंपल प्योर है, क्योंकि आरएफ तो सेम आएगी, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्पॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कंपोनेंट जो है वो प्योर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। आपको पता चल गया कि आपका सैंपल ये फंक्शनल ग्रुप ये है, और ये जो है आपने उसको प्योरीफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया, उसको कंफर्म कर लिया, तो आपने उसको मज़ीद जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से जो है उसको कंफर्म करना होता है। और उसके बाद आपने इससे आपको प्योरिटी का भी पता चल जाता है कि अगर तो आपका सैंपल प्योर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वही आएगा जो लिटरेचर में दिया हुआ है। अगर आपके सैंपल में इम्प्योरिटी मौजूद है तो फिर जो लिटरेचर में आपको दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तो उससे आपका कम आएगा, यानी इम्प्योर सैंपल जो है उसमें मेल्टिंग पॉइंट आपको कम मिलेगा, जो आप एज गिवन इन द लिटरेचर। लिटरेचर में फ़र्ज़ करें वैल्यू आपको 80 दी हुई है और आपका सैंपल प्योर नहीं है, तो वो 80 पर मेल्ट नहीं होगा, वो 78 पर या 77 पर मेल्ट होगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आपने पहले भी दी होगी, मैट्रिक में भी देखी होगी कि आपको अगर नेफ्थलीन का दे दिया जाता है फ़र्ज़ करें मेल्टिंग पॉइंट, तो प्योर नेफ्थलीन जो है वो 80 डिग्री पर मेल्ट हो जाती है। लेकिन अगर वो आपको लैब अटेंडेंट नेफ्थलीन के बजाय वो फिनाइल की गोलियां पीस के दे दें, और फिनाइल की गोलियां जो है डेफिनेटली वो प्योर नहीं है, उनके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, वो पीस के दे दें और आप उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट लें, तो वो आपका 80 से कम आएगा, आपका 78 समथिंग आएगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी ना, तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम आएगी ओरिजिनल या जो भी लिटरेचर में रिपोर्टेड वैल्यू है उसके मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। आपने फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करने के अलावा आपने ये भी देखना है कि हमारा जो सैंपल है वो उसके अंदर एरोमेटिक रिंग मौजूद है या नहीं, यानी उसकी एरोमेटिसिटी या एलिफेटिसिटी। यानी फंक्शनल ग्रुप लाइक आपने कह दिया कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो मेन सबस्ट्रेट है या जो मेन चेन है वहां पर आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या वहां पर आपके पास जो है वो जो है वो आप एलिफेटिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड है, या आपके पास एरोमेटिक के साथ अटैच्ड है। अच्छा, गर्ल्स जो बच्चे मुझे अभी ग्रुप में कह रहे हैं ना कि हमें आवाज़ का इशू है, तो बेटा मेरी तरफ से तो इशू नहीं है, आपका नेट का
जो है ना वो स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से साउंड का मसला है। लेकिन मैं जो है ना इंशाल्लाह अभी दोपहर तक मैं जो है आपको इसकी ना शेयर कर देती हूँ वीडियो। तो वीडियो में अगर आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी रह गई है सुनने में, आप सुकून से जितनी दफ़ा चाहे उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स की भी मैंने आपको भेज दी है, जो नहीं भेजी, एक लेक्चर की नहीं भेजी, वो मैं इंशाल्लाह आज इकट्ठी दोनों भेज दूंगी। तो आपने जो है ना रिलैक्स होकर जितना आपको सुनाई अभी दे रहा है आप सुन लीजिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आपने कर लिया। उसके लिए हमने क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग, यस, वी वर डिस्कसिंग द एरोमेटिसिटी और एलिफेटिसिटी, कि जिस सबस्ट्रेट के साथ आपका लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम इग्निशन टेस्ट करते थे। हम स्पैचुला लेके अपने कंपाउंड को बर्न करते हैं। अब आपको यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्लेम टेस्ट एंड इग्निशन टेस्ट। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सॉल्ट है उसके लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है। और फ्लेम टेस्ट में आप क्या देखते हैं कि फ्लेम के अंदर आपको कलर आता है। डिफरेंट जो आपके पास आयंस हैं उनकी उनकी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, डी एक्साइटेशन होती है, जिसकी वजह से फ्लेम में कलर आता है। अब जो सैचुरेशन टेस्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जो है वो एनालिसिस में करते हैं इग्निशन टेस्ट। इग्निशन का मतलब है आप जला देते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पैचुला पे रख के उसको हम फ्लेम में ले जाते हैं और उसको जला देते हैं। जब जलाते हैं तो क्या होता है कि जब जैसे ही वो आग पकड़ता है तो हम देखते हैं कि उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो सफ़ेद रंग का है या काले रंग का। अगर तो वो ब्लैक कलर का है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ब्लैक सूट है। और ब्लैक सूट क्या चीज़ जाहिर कर रहा होता है, ब्लैक सूट जाहिर करता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन है। बाकायदा आपको कार्बन के पार्टिकल्स हवा में उड़ते, कार्बन के जो बड़े बड़े चंक्स या ज़र्रात हैं वो हवा में उड़ते हुए आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो आपको बता देता है कि जी इसके अंदर जो है रिंग मौजूद है, बेंजीन रिंग, यानी इसमें जो है वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है। और अगर आपको वाइट कलर का धुआं मिलता है तो आपको इसका मतलब है कि रिंग, एरोमेटिक रिंग मौजूद नहीं है और आपका कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक है बेसिकली। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वो काले रंग का धुआं क्यों देता है रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग है। उसकी आपको वजह पता है कि बेंजीन में कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो में जो है वो ऑलमोस्ट वो तकरीबन बेंजीन में तो इक्वल ही होती है ना, C6H6 इक्वल है। तो एक्सेस ऑफ कार्बन है एज कंपेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बाकी जो आपके पास अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन है उनको अगर आप देखें तो उनके मुकाबले में ये कार्बन की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इतनी कार्बन जो है वो जल नहीं पाती और फिर जब उसकी कंप्लीट कंबस्चन नहीं होती तो वो आपको काले धुएं की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सॉल्युबिलिटी। Solubility can sometimes provide a surprisingly useful amount of information. अब बेसिकली सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है सॉल्युबिलिटी से, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे पास हज़ारों कंपाउंड्स हैं कि उसमें से कौन सा वाला है। तो हम सॉल्युबिलिटी की बेस पर जो है उसकी क्लास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपका सैंपल है उसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ देखनी होती है, इन वाटर, पानी के अंदर आपने उसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है। उसके बाद वो कहता है कि वो तमाम कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन या उससे कम है वो पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपने एक इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है कि कंपाउंड विद 4 कार्बन, जो छोटे कंपाउंड हैं जिसमें कम कार्बन है, वो जो है वो क्या होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं पानी में। और 8 कार्बन वाले जो हैं वो पानी में हल, या 8 से ज्यादा कार्बन है तो वो बल्कि कंपाउंड होगा, तो फिर वाटर इसको कंप्लीटली जो है वो सोलिबलाइज या हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता। तो जिसमें कम कार्बन है वो पानी में हल हो जाएगा आसानी से, जिसमें 8 कार्बन या उससे ज़्यादा है तो फिर उसके वो सॉल्युबल नहीं होगा। यानी आपको जो है ना सॉल्युबिलिटी से यही आइडिया, ये आइडिया आप कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग 5 to 7 कार्बन मे और मे नॉट डिसॉल्व। ठीक है,
अब 5 से 7 अब आपने कह दिया 4 वाले तो हल हो जाते हैं और 8 वाले हल नहीं होते, और 8 से ऊपर तो फिर जो इसके दरमियान लिमिट आ गई है 5 से 7, वो दरमियान में ही होते हैं। कुछ उसमें से डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते, यानी पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। यानी आपको लगेगा कि थोड़ा सा कंपोनेंट जो है वो पानी में गया है, यानी जितना आपने टोटल कंपाउंड लिया थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कम हुआ है, यानी थोड़ा सा गया होगा, बाकी नहीं गया। तो ये आपने याद रखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपका एमएस बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से 7 कार्बन वाली जो आपके पास कैटेगरी है वो मौजूद होगी। ठीक है, ये आपने देख लिया पार्शियल सॉलिबिलिटी के लिए। अब वो कहता है कि आपका कंपाउंड अगर पानी में हल हो जाता है तो यू विल आल्सो वांट टू चेक द पीएच। जब हल होगा तभी आप उसकी पीएच चेक कर पाएंगे। ठीक है, पीएच देखिए उसकी। अमाइंस विल टिपिकली बी बेसिक। NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है, अमाइंस है, तो वो क्या होंगे, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो अब आपके पास अमाइंस जो है बेसिक हो गए, और उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको पता है कि है ही एसिड, तो फिर वो एसिडिक होंगे। तो अब आप पीएच से भी देख सकते हैं कि 7 से कम आ रही है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आप देख सकते हैं कि वो बेसिक है। और अगर 7 आ रही है तो आप कह सकते हैं कि जी वो न्यूट्रल है। लेकिन अमाइंस जो है उसका आपने याद रखना है कि अमाइंस आर टिपिकली बेसिक इन नेचर। मोस्ट अदर कंपाउंड्स विल बी न्यूट्रल। ठीक है, बाकी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर शुड देन बी सब्जेक्टेड टू सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब जो पानी में हल नहीं हो रहे ना, आप उनकी पीएच नहीं चेक कर सकते। ठीक है, उन क्योंकि वो तो हल ही नहीं हो रहे। जब हल नहीं हो रहे तो वो आपको लिटमस के साथ या पीएच के साथ टेस्ट नहीं देंगे। फिर हम उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि हम जो यहाँ पर पीएच चेक करते हैं ना, ये सिर्फ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट के लिए। अच्छा, अब आपके पास जो कंपाउंड पानी में हल नहीं हो रहे, तो उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उनको उनकी चेक करते हैं। दैट आर इनसॉल्युबल शुड बी सब्जेक्टेड टू अ सॉल्युबिलिटी टेस्ट इन 5% HCl। ठीक है, 5% HCl में देखो टिपिकली ओनली अमाइंस विल बी सॉल्युबल इन HCl। वो अमोनियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, व्हेन दे रिएक्ट विद NaOH विद सॉरी HCl। तो HCl के साथ आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको जो है उनकी, अगर HCl में सॉल्युबल है तो वो अमाइंस हो सकते हैं, क्योंकि अमाइन जो है वो अमोनियम क्लोराइड बना देंगे या उनके हाइड्रोक्लोराइड्स बना देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपाउंड्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन HCl। अब जो HCl में नहीं हल हुए शुड बी सब्जेक्टेड टू टेस्टिंग इन बेसिक सॉल्यूशन। अब एसिड में हल नहीं हो रहे तो फिर हमारे पास अगली चॉइस जो है वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है कि हम उसको जो है वो बेस में हल करें। ठीक है, बेस कौन कौन सी हो सकती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो रही है। अब आपके पास दो तरह की बेसिस जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ठीक है, उनके साथ क्या सिचुएशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनोल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से एसिड में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और वीक एसिड कौन से में कौन सा आ जाएगा, फिनोल्स। आपको पता है फिनोल्स भी एसिडिक इन नेचर होते हैं, और वो वीक, लेकिन वो वीक होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो कंपाउंड्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन HCl should be subjected to testing in basic solution। जो पानी HCl में हल नहीं हो रहा, फिर हम उसको बेस में हल करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम NaOH में हल करके देखेंगे, और उसके बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट में। अब अगर तो NaOH में हल हो जाता है तो वो फिर क्या होगा, आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या देते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 देंगे ना, बबलिंग देंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स जो हैं वो आप उनको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ। उसके बाद वो कहता है कि they will be deprotonated by sodium hydroxide to form water soluble alkoxide। ठीक है, जो एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर्स हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसके अल्कोक्साइड्स बना देते हैं और वो पानी में हल हो जाते हैं। ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड will react with sodium bicarbonate। The very important point I highlight this कि ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड जो है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन शो करेंगे। कंपाउंड्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन बेस शुड देन बी रिएक्टेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कंपाउंड जो बेस के साथ बेस में हल नहीं हो रहे, उन वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, कंपाउंड्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन बेस, ये आ गया, that are not soluble in base should then be reacted with a very strong acid that is sulfuric acid। तो वो कहता है कि note that in case of sulfuric acid solubility is also indicated by another type of reaction such as heat, gas generation और a color change। यानी sometimes आपका reaction mixture heat up हो जाएगा, color change हो जाएगा और जो है वो गैस उसमें से bubbling वगैरह भी हो सकती है। compounds that cannot become protonated by sulfuric acid at all तो will remain insoluble। जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो प्रोटोनेट नहीं होते, वो उसमें भी हल नहीं होते। ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उसमें नहीं आती। अब एसिड में अब इस सारी जो हमने अभी डिस्कशन की है उसको हम अगर समराइज करें तो आपके पास पहली चीज हमने देखी थी पानी में सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनकी पीएच जो थी वो कम, पीएच जो है वो 8 से जो है वो आपके पास पीएच ज्यादा थी 8 से, वो आपके पास क्या है 8 से अबव पीएच वाले बेस हैं। लेकिन और कौन कौन हो सकते हैं उसमें, अमाइंस। ठीक है, और बेस है और उनका मोलेकुलर वेट जो है वो कम है। वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जिसकी पीएच जो है वो 5 से कम है वो क्या है, एसिडिक है। वो कौन से होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन से वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, लो मोलेकुलर वेट वाले। ठीक है, क्योंकि जाहिर है वही यहाँ पर जो है वो बेहतर, हमने ऊपर भी डिस्कस किया, लो मोलेकुलर वेट वाले जो है वो आपको जो है वो उस वाटर में सॉल्युबल होंगे। हाई वाले तो वैसे ही वाटर उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देखें वाटर सॉल्युबल जो तीनों चीजें आपको दी हुई है ना, ये लो मोलेकुलर वेट वाली, बेस भी और न्यूट्रल भी। पानी में हल होना ही उसने जिसका मोलेकुलर वेट कम है। जिसका मोलेकुलर वेट ज्यादा है ना, वो पानी उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, उसका हमें सॉल्ट बनाना पड़ेगा या उसका हमें कोई और चीज किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको सोलिबलाइज करने के लिए। सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने टिप याद रखनी है कि पानी में कौन सा कंपोनेंट हल होगा जिसका मोलेकुलर वेट कम है। ज्यादा मोलेकुलर वेट वाले बल्कि कंपाउंड, ज्यादा मोलेकुलर हैवी कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होंगे, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम कार्बन वाले कंपाउंड की होगी पानी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें कि अगर तो पीएच 8 से ज्यादा है तो फिर वो बेस होगा जो पानी में हल हो रहा है। ठीक है, अमाइंस हो गए। अगर उसकी पीएच 5 to 8 है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड है। डेफिनेटली इसकी आपके पास जो है वो रेंज आ जाती है न्यूट्रल के करीब करीब, यानी 5 से 8 तक। लो मोलेकुलर वेट और उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। न्यूट्रल कंपाउंड्स उसमें आपके पास जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पीएच अगर 5 से कम है, 5 से कम है तो फिर वो एसिडिक होंगे। और कौन से हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उन कंपोनेंट्स को हम गेस करते हैं जो कि पानी में हल नहीं होते।
उनको सबसे पहले आपने चेक करना है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उनको HCl में 5% HCl कैसे बनाएंगे आप 5% HCl। आपने इसका तरीका होता है कि 5 ml HCl लें और फाइनल वॉल्यूम 100 ml कर दें। उसमें आपने थोड़ा जो है उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 5 ml आप HCl लें और बाकी वॉल्यूम 100 तक कर दें तो ये 5% हो जाता है। तो आपको 100 ml तक इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। आप इसको जो है वो 0.5 ml लेके आप इसको जो है वो 10 ml में बना ले, ताकि आप टेस्ट ट्यूब में इसको इजीली कर सके। तो आपने 0.5 ml लेके उसको 10 ml तक आप डाइल्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 5% HCl। उसमें आप डिजोल्व करके देखिए कि आपके पास उसकी मोलेकुलर वेट अगर वो उसमें हल हो जाता है HCl में तो फिर हाई मोलेकुलर वेट है और वो बेसिक कंपाउंड है। उसकी एग्जांपल क्या होगी, अमाइन। अब देखें लो मोलेकुलर वेट वाला जो अमाइन था वो इधर ही आ गया था, पानी में आ गया था, लेकिन जो हाई मोलेकुलर वेट वाला जो कंपाउंड है और अमाइन है वो आपके पास ऊपर आपको इधर नहीं मिला था वाटर में, वो आपको 5% HCl में मिला था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अगर वो आपका सैंपल जो है 5% HCl में हल नहीं हो रहा, फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि क्या वो HCl में तो हल नहीं हुआ, क्या वो 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल हो रहा है या वो नहीं हो रहा। अब अगर वो 5% NaOH में हल हो रहा है तो फिर हम देखेंगे, अब ये सारा कंपाउंड नहीं डाल देना, थोड़ा सा डाल के देखना है कि वो NaOH में हल होता है। अगर हो जाता है तो फिर आप उसकी फर्दर सॉल्युबिलिटी देखें कि NaOH में तो हल हो रहा है, लेकिन क्या वो बाइकार्बोन सोडियम बाइकार्बोनेट में भी हल हो रहा है या नहीं। अब ये भी आप 5% NaOH कैसे बनाएंगे, इसका तरीका ये होता है 5 ग्राम लेके उसको 100 तक डाइल्यूट कर देना, ठीक है। लेकिन आप 5 ग्राम लेके 100 तक नहीं करेंगे, आपने थोड़ा सा बनाना है, आप 0.5 लेके उसको आप 10 ml तक डाइल्यूट कीजिएगा। इसी तरह आपके पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% बन जाएगा कि 0.5 ग्राम लेके आप 10 तक डाइल्यूट कर दें तो वो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% सोल्यूशन आ जाता है। अब सॉल्युबिलिटी इन NaOH में जब आपने चेक की तो अगर तो वो हल हो रहा है तो फिर आपने देखना है कि वो बाइकार्बोनेट में भी हल होता है कि नहीं। अगर आपका कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल हो रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी हल हो रहा है तो फिर वो स्ट्रांगली एसिडिक है, ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक होगा तभी तो NaOH में होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में तो हो ही जाना है उसने। तो आपके पास हाई मोलेकुलर वेट का स्ट्रांगली एसिडिक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी पॉसिबिलिटी, आपका कंपाउंड जो है 5% सोडियम बाइकार्बोनेट में हल नहीं हो रहा, तो फिर क्या है, NaOH में तो वो हो रहा था, इसका मतलब है तो वो एसिड, लेकिन वो वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि NaOH में हल हो रहा था तो बेस में एसिड्स हल होते हैं, तो आपके पास उसका आपको ये पता चल गया कि है तो वो एसिड, लेकिन क्योंकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट में हल नहीं हो रहा तो फिर वो वीक एसिड है। और वीक एसिड कौन से होते हैं, लाइक फिनोल्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आप देखिए कि अगर आपका कंपोनेंट NaOH में हल हो रहा है, सॉरी HCl में हल हो रहा है और NaOH में हल नहीं हो रहा, यहाँ से जो हमने बाइफर्केशन की है, ठीक है। NaOH में अगर वो हल नहीं होता तो फिर आप देखेंगे क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड में हल होता है कि उसमें भी नहीं हल होता। अगर तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में हल हो जाता है तो वो हाई मोलेकुलर वेट के न्यूट्रल कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और अगर वो HCl में भी हल नहीं होता तो फिर भी वो होंगे तो हाई मोलेकुलर न्यूट्रल कंपाउंड्स, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होंगे, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स तक आते आते बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मिस किसी में भी नहीं हल हो रहा। इसलिए नहीं हल हो रहा क्योंकि वो इस कैटेगरी में आ जाता है, ना तो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना उसमें कोई हेटेरोएटम है जो कि क्विक रिस्पॉन्स दे सके। तो आपके पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में भी अगर वो हल नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है,
हाई मोलेकुलर वेट का है और उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इससे हम जो है काफी हद तक जो है वो अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले वो कहता है कि द रिजल्ट्स फ्रॉम द solubility टेस्ट कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प इन डिटरमिनिंग which classification test should then be performed, at least narrow down the list। कौन सा आपने टेस्ट करना है, जाहिर है जो ग्रुप आइडेंटिफाई होगा उसी का टेस्ट करना है। लाइक अगर आपको पता चल रहा है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर आप उसी के टेस्ट आगे लेके चलेंगे। बाय नो मीन्स यू डू नीड टू कंडक्ट ऑल द क्लासिफिकेशन, सब टेस्ट नहीं करने, स्कीम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे तो हजारों कंपाउंड्स हैं, आप भटक जाएंगे, आपको नहीं अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच सकेंगे। आपने सिस्टमेटिकली चलेंगे तो ही आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। इसमें शॉर्टकट नहीं है। In fact, you should do your best to select any test that will provide you with additional information about the unknown। Additional हम टेस्ट अभी डिस्कस करते हैं, वो हमने जो सपोर्टिव टेस्ट हैं वो कौन कौन से करने हैं। Also make sure that your glassware is clean, यानी उसमें ऐसा ना हो कि आप ने जो शीशे का अपरेटस लिया उसमें पहले से कोई केमिकल लगा और उसकी वजह से वो अपना टेस्ट दे रहा हो और आपके टेस्ट के साथ ओवरलैप कर जाए और आप परेशान हो जाएं कि जी ये तो इसमें फलानी चीज का टेस्ट आ रहा है, उससे आप गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एंड ड्राई हो एंड डू नॉट गेट एनी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, और गलत रिजल्ट ना है। कीप इन माइंड दैट अ नेगेटिव result for a classification test provide useful information to be sure to keep the track of negative results। कि अगर आपके पास किसी भी चीज के नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो उससे भी तो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा जी वो चीज नहीं है। ठीक है, सारे पॉजिटिव तो नहीं आएंगे ना, नेगेटिव टेस्ट का मतलब है कि वो वाला कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो also for each classification test that you perform, be sure to rank a blank। आप जो भी आप क्लासिफिकेशन टेस्ट करें उसके लिए आप ब्लैंक रन करें। ब्लैंक रन करने का क्या मतलब है, लाइक आप एल्डिहाइड के लिए एक टेस्ट कर रहे हैं, आपने टेस्ट किया, आपने कहा जी इसका हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट आपने किया है, वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब आप वही चीज जो है वो आप एल्डिहाइड, वही प्रोसेस जो कि आपने उस टेस्ट के लिए किया वो आप परफॉर्म करें, लेकिन उसमें अपना एल्डिहाइड ना डालें। और फिर देखें कि अगर आप जो है वो उसको बगैर अपना कंपाउंड डाले रन करते हैं तो क्या क्या उसमें क्या उसका फाइनल प्रोडक्ट का कलर होता है या टेक्सचर होता है। तो ये आपका ब्लैंक है, ब्लैंक आपको हेल्प देता है। समटाइम कलर चेंज बहुत ही माइनर होता है, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कलर जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर इसमें अब इस तरह की कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक रन करते हैं। और ब्लैंक रन करने से हमें जो है वो क्या चीज़ मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि जी हम उसको उसके साथ लगा के उसको कंपेयर कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो सबके साथ आपने ब्लैंक जो है वो ज़रूर रन करना है। These will help you to determine if the reaction actually occurred। A blank includes everything but the unknown। सारी चीजें आपने डाली सिवाय अपने सैंपल या अननोन के। And as a control includes a compound for which the outcome is known। और या आप कंट्रोल का मतलब क्या है कि सपोज आपको आपने अभी एल्डिहाइड का मैंने आपको बताया ना कि एल्डिहाइड का ब्लैंक कैसे करेंगे। आपने एल्डिहाइड नहीं डाला, बाकी आपने जो है वो उसमें 2,4-DNP टेस्ट डाल के उसी तरह से हीटिंग कर ली, आपने देख लिया कि आपका क्या रिजल्ट आता है, वो ब्लैंक है। अब अगर आप इसका पॉजिटिव कंट्रोल में आप करते हैं, आपको पता है कि जी आपके पास ये ग्लूकोज है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, आप ग्लूकोज डाल के कंफर्म करें कि जी ग्लूकोज जिसका मुझे पता है उसके साथ जो है वो 2,4-DNP इस तरह से आया है और खाली ब्लैंक इस तरह है और मेरे सैंपल का इस तरह से आया है। अब आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक्सट्रीम्स आपको पता चल गई कि अगर जो है एल्डिहाइड नहीं होगा तो क्या कलर होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या कलर होगा, और आपका सैंपल क्या है। तो यहाँ तक जो है वो हम आज के लेक्चर में कंक्लूड करते हैं।
तो इससे आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन, अभी हम प्रीलिमिनरी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है आगे चलाएंगे। तो अभी तक आपने जितना किया है ना, आपने इसको अपने अल्फाज में लिख के जो है वो व्हाट्सएप पे इसकी तस्वीर ज़रा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए आपका फीडबैक, ठीक है। सो आई कंप्लीट माय लेक्चर and end the meeting now.